जय हिंद साथियों। अल्लामा इकबाल का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। तो ये शायरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज बीपीएमयू आउटसोर्सिंग के वो तमाम स्टाफ जिसने एक लंबा अरसा डिपार्टमेंट को दिया और आज उस डिपार्टमेंट के एसीएस महोदय के एक फरमान पर उनको निकाल बाहर कर देने की बात की जा रही है। ये वो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट को क्या कुछ दिया है और क्या क्या किया है डिपार्टमेंट के लिए। उन सारी चीज़ों पर, उन सारी बातों पर आज हम गौर करेंगे। और मैं ये बता दूं कि उसका मैं भी हिस्सा रहा हूं। हम लोगों ने बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट को आज स्टेबल करने में जो भूमिकाएं निभाई है, उसकी तारीफ क्या करना है वो आज सभी के सामने है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक जब से एस सिद्धार्थ सर, हमारे आदरणीय एस सिद्धार्थ सर विभाग में उन्होंने ज्वाइन किया, वो आए, वो आज तक कभी किसी बीआरपी से, किसी बीपीएम और डीपीएम से उन्होंने बात करना या अकाउंटेंट से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। और ये कह करके कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो है डाटा गलत प्रस्तुत किया जा रहा है। आज मैं बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, बहुत सारी टॉपिक्स पर बात करूंगा, और ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हमने अपना योगदान दिया है और किस स्तर पर जाकर के हम लोगों ने काम किया है, इस काम को बताना और इस काम को दिखाना, आईना दिखाना ज़रूरी हो गया है। मेरे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने एसीएस महोदय से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज़ कि जो भी सैलरी हमारे बीपीएम, डीपीएम, बीआरपी, अकाउंटेंट, एमटीएस को दी जाती है आउटसोर्सिंग से, क्या वो आउटसोर्सिंग के बनाए कानून के अंतर्गत आती है? और अगर नहीं आती तो क्या इसकी खबर हमारे एस सिद्धार्थ सर को नहीं थी? क्या उसका डाटा उन तक नहीं पहुंचा था? और अगर पहुंचा था तो क्या वो डाटा सही था या गलत था? इस पर उन्होंने एक्शन लेने की का काम क्यों नहीं किया? और जो जो काम, जो क्राइटेरिया हमारा था, क्या हमने उसके अंदर ही काम किया या उससे बढ़ करके काम करने का प्रयास किया? सबसे पहला काम कि जो हम लोगों ने अनुसरण करना स्टार्ट किया जब विद्यालय के अंदर, मैं के पाठक सर के समय की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय अर्ली मॉर्निंग पहुँचना होता था और प्रेशर था कि टीचर को पकड़ो, जाओ, देखो शिक्षक आए हैं या नहीं आए हैं। और वो शिक्षक बेचारे, ना जाने कितने शिक्षक का एक्सीडेंट हुआ, कितने मारे गए, कितने हमारे बीआरपी भाई और बीपीएम और डीपीएम सर, कुछ लोगों का वो एक्सीडेंट होते होते बचे, घटना से बचे, और कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ, मेजर इंजरी तक हुई। क्या इसकी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई थी कि कैसे जाना है? और वहाँ जाने के बाद जो समस्या विद्यालय के अंदर जो फेस करना होता था टीचर्स को, और उनका जो रवैया होता था, उनका जो एग्रेशन होता था हेडमास्टर्स का, उस एग्रेशन को झेलना
उसको टैकल करना, क्या उसके बारे में हम लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया था? क्या उस पर कोई ट्रेनिंग दी गई थी? और अगर नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई थी? ये हमने जो प्रेशर को झेला है, ये हम जो मेंटली टॉर्चर होते थे, कई जगह बीआरपी को घेर लिया गया, उनको बंद कर दिया गया, ऐसी भी खबरें आई न्यूज़ मीडिया में। तो क्या ये खबर आप तक नहीं पहुंची? और ऐसी चीज़ें, ऐसा कृत्य हुआ तो क्या उस पर आपने एक्शन लेना ज़रूरी नहीं समझा? ये एस सिद्धार्थ सर, आपके आने की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय एस सिद्धार्थ सर, ये मैं आपके डिपार्टमेंट में आ जाने के बाद की बात बता रहा हूँ कि जैसे ही के पाठक सर, हमारे आदरणीय के पाठक सर डिपार्टमेंट से गए और आप आए, तो आने के बाद जो टीचर्स का एटीट्यूड बदला, जो उनके बिहेवियर में चेंजेस आए अनुश्रवणकर्ता को लेकर के, और जिस तरीके से हम लोगों को मानसिक टॉर्चर से को झेलना पड़ा, उसका क्या उस पर आपने कभी बात करने की कोशिश नहीं की? बात करना ज़रूरी नहीं समझा कि अगर आप लोग अनुश्रवण करने जा रहे हैं तो आप डाटा किस तरीके से लेकर के आते हैं? आप उस डेटा को जब ई शिक्षा कोर्स पर चढ़ाया जाता है तो क्या वो डेटा सही चढ़ रहा है या गलत चढ़ रहा है? क्या आपने, और अगर जो डाटा आपकी तरफ से बताया जा रहा है एससीएस महोदय सर कि कुछ डाटा, बहुत सारे डाटा गलत दिए गए हैं, तो क्या जिनके तरफ से ये डाटा गलत दिए गए उस पर आपने संज्ञान लेना ज़रूरी समझा? क्या उनके ऊपर कार्रवाई करना उचित नहीं था? क्योंकि डाटा गलत था ही नहीं। और आप जो डाटा मांग रहे थे एससीएस महोदय सर, वो डाटा नहीं था। उससे एकेडमिक बेहतर नहीं हो सकती है, उससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती है सर। और आपने क्या फॉर्म जारी किया था सर? आपका ये फॉर्म था सर। इस फॉर्म में क्या पूछा गया है? टॉयलेट कितने हैं, गंदे हैं या साफ हैं? बच्चे कितने आए हैं, टीचर आए हैं या नहीं है? हारमोनियम है या नहीं है? बैट बॉल है या नहीं है? चावल कितना बचा है? तो क्या बीआरपी वो 1200-1400 चावल को तौल करके बताते कि अगर उसमें से चावल अगर की चोरी हो रही है या उसमें से चावल के का गबन हो रहा है तो उसको कैसे पकड़ा जाए? इससे एकेडमिक ठीक हो सकती है सर। अंडा मिला है कि फल मिला है, इससे एकेडमिक को हम बेहतर कर सकते हैं? इसमें, इस फॉर्म के अंदर बच्चों की एकेडमिक किस तरीके से हो रही है, उनको शिक्षण किस तरीके से कराया जा रहा है, इस बारे में कोई भी कॉलम नहीं है सर इस फॉर्म के अंदर आपका। और आप पूछ रहे हैं कि डाटा गलत दिया गया है। सर आप बता रहे हैं एक्चुअल में डाटा गलत नहीं दिया गया है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ कागजों पर है। और अगर इसी तरीके से काम चलता रहा सर, तो आने वाले 50 साल के बाद भी बिहार का एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता है। और जो कुछ भी आज हुआ है, जो स्टेबल हुआ है, उसमें बीपीएम और बीआरपी की अहम भूमिका रही है, जिसमें बीआरपी पहले स्थान पर आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुसरण बीआरपी करते थे। और जब बीआरपी स्कूलों के अंदर जाते थे, जब हम लोग स्कूलों के अंदर जाते थे, बच्चों से हम बात करते थे, हम उनसे सवाल करते थे, हम उनसे पूछते थे, और बच्चे भी बहुत खुश होते थे जब हम लोग जाया करते थे स्कूलों के अंदर। चूंकि हम लोग भी बीएड किए हुए हैं, हम उनको पढ़ाते थे, उनसे क्लास लेते थे, एक क्लास कभी कभी ज़रूर लिया करते थे। उनकी कॉपी को चेक किया करते थे कि कॉपी किस तरीके से चेक की जा रही है। लेकिन उससे जुड़ा डाटा, उससे जुड़ी बातें हम जब अपने वरीय पदाधिकारी को बताते थे, उनका बेहतर सहयोग मिलता था, जो ब्लॉक के हमारे पदाधिकारी हुआ करते थे। और वो तुरंत प्रधान अध्यापक को फ़ोन लगाते थे और उनसे सवाल पूछते थे कि आपके यहाँ ये सारी कमियां हैं, इसको बेहतर करिए। तो आज जो कुछ भी बेहतरी आई है सर, वो बेहतरी
में हम लोगों का बेहतरीन योगदान रहा है, हम लोग का 100% योगदान रहा है, और ऐसे लोगों को आप कह रहे हैं कि सर हम बाहर निकाल देंगे इतनी कम सैलरी में, जो एक लेबर से भी कम सैलरी में हम लोगों ने काम किया है। ये बताते हुए भी शर्म आती है कि इस लेवल का काम करने के बाद हमें ये सैलरी मिलती है, और वो भी समय से नहीं मिलती है। क्या इस पर कभी आपने संज्ञान नहीं लिया? क्या हम इंसान नहीं हैं? हमारी भावनाएं नहीं है, हमारा परिवार नहीं है? लेकिन आपने हमसे बात करना कभी उचित ही नहीं समझा, क्योंकि आप तो बहुत बड़े पदाधिकारी हैं सर। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया स्केल से होता है सर, और आपकी जो ये स्केल है, आप इस लेवल के लोगों से बात करना चाहते हैं और इस लेवल के लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। और यकीन मानिए, जब तक ग्रास रूट पर जाकर काम करने वाले कर्मचारियों से, जब तक चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, बात नहीं करेगा, उससे फीडबैक नहीं लेगा, चाहे वो 90 डेज पर लिया जाए या 60 डेज पर लिया जाए। 38 जिला है सर। आप एक बार एक जिला के मुख्यालय में आते, तमाम बीआरपी को एक बार बुलाते, तमाम बीपीएम को एक बार बुलाते, तमाम डीपीएम को एक बार बुलाते और उनसे पूछते कि बताइए, जब से आप आए हैं तो आपने कितना बेहतर किया है, उसको दिखाइए, हम आपको काम को देखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। और अगर जो कमियां हैं, उस कमियों पर बात की जाती, उस कमियों पे बात करके और ये पूछा जाता कि और कहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, हम कहाँ बेहतर और कर सकते हैं कि जिससे हमारे राज्य का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सके। लेकिन इस पर काम ना करके हम लैट्रिन और बाथरूम के फ़ोटो खींचते रह गए उन 8 महीनों में। हमारी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि हम तो बीआरपी थे, हम लोग बीआरपी थे। और समाज की ऐसी धारणा है कि समाज में बेहतर काम अगर डिपार्टमेंटल काम है तो डिपार्टमेंट के जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो आईएएस पीसीएस लेवल के हैं, वही बेहतर कर सकते हैं, हम बेहतर नहीं कर सकते। सर, हम लोग बीआरपी होकर के, हमारा काम अनुसरवन का था, लेकिन हमने स्कूलों के अंदर क्लासेस ली, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज किया, और उसको एनालाइज करके उसमें हमने मास्टर से बात करके, टीचर से बात करके, डिस्कस करके उसको बेहतर करने का काम कराने का काम किया सर। और आप कहते हैं कि हमने कोई काम, हमारा काम क्या है? और ऑडियो में जिस तरीके से आप पूछ रहे थे सर कि और कौन कौन लोग हैं, आपको सर ये भी नहीं पता है सर कि आपके डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं सर, और किस किस पद पर हैं। आपके पास एक्यूरेट डाटा नहीं है महोदय, श्रीमान, आपके पास एक्यूरेट डाटा नहीं है आपके डिपार्टमेंट में कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं और कैसे एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। ऐसे कि एक स्कूल को बहुत बेहतर तरीके से सजाया जाता है और फिर उसकी फ़ोटो खींच करके कागज़ पर, सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है, और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर हो रहा है। लेकिन ग्रास रूट पे क्या है सर? ऐसे हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। जब हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं। इमैनुअल कांट का एक बहुत अच्छे फिलोसफर हैं इमैनुअल कांट, उन्होंने कहा है कि जब आप जिस काम में आते हैं, उस काम में, उस किरदार में पूरी तरीके से ढल करके, पूरी ईमानदारी से आप उस काम को करिए, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं सर, छोटी छोटी चीज़ों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर, कि अगर इन चीज़ों पर सुधार कर लिया जाए तो एजुकेशन सिस्टम 1 साल के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ईमानदारी से इस पर वर्क कर दिया गया तो 12 महीने के अंदर भारत उन देशों को पीछे छोड़ सकता है, बिहार उन देशों का मुकाबला कर सकता है जिस देश का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर माना जाता है। हम एकेडमिक को बेहतर करने के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को तो लाए हैं,
लेकिन क्या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को कराने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो पूरी तरीके से काम करता है? आप तो बताते हैं सर कि हम सब कुछ एआई के ज़रिए करेंगे। आपका ई शिक्षा कोर्स पर जो टीचर्स अटेंडेंस बनाते हैं, अब तक कितने महीने हो गए उस एप्लीकेशन को बेहतर नहीं किया जा सका, आपका डेवलपर नहीं कर पाया। आज भी टीचर्स छत के ऊपर चढ़ते हैं कि ऐप नहीं खुल रहा है, कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया सर। और बड़ा अफसोस के साथ मुझे ये महसूस हो रहा है, ये कहना पड़ रहा है कि क्या बिहार ही वो राज्य है जहां अलग अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को करके फिर दूसरे स्टेट, विकसित स्टेट में जो है उसको लागू किया जाता है। मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि मेरा राज्य, जिस राज्य में हम रहते हैं, वो मेडिकल फील्ड का वो चूहा है कि जब वैक्सीन को डेवलप करने के बाद उसके ऊपर उसको दे करके ये देखा जाता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा। हम उस चूहे की तरह महसूस कर रहे हैं आज। हम यूथ हैं सर, हम सब तमाम लोग इसमें काम करने वाले, और हम सक्षम हैं, चाहे वो इंटरनेट के इस्तेमाल से लेकर के अलग अलग तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जिस भी आधुनिक चीज़ों का या आधुनिक सिलेबस का इस्तेमाल किया जाए, कैसे हम अपने स्टेट की एजुकेशन सिस्टम को इन्हांस कर सकते हैं, क्या बदलाव करने चाहिए, किस लेवल पर काम करना चाहिए, हम उस चीज़ को बता सकते हैं और हम उस चीज़ में बेहतर करके दिखा सकते हैं। और हमने करके दिखाया है इन 1 सालों में, जो आज टीचर्स टाइम पर आते हैं और हमारे जाने से बार बार जाकर के हम लोग जब देखते थे तो हम लोग प्रेशराइज करते थे, हर तरीके से समझाते भी थे कि सर आज इस चैप्टर की जो पढ़ाई आपने बच्चों को पढ़ाई है सर, इस पर हम बच्चों से नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उस पर सवाल करेंगे। और टीचर्स को पढ़ाना होता था, वरना स्कूलों के अंदर की क्या व्यवस्था थी, क्या विद्यालय के अंदर कैसी पढ़ाई थी, ये बेहतर लोग जानते थे। और बिहार तो इसमें मशहूर है तमाम राज्यों में। तो हम खुद सर, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे स्टेट का एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए काबिल व्यक्ति, काबिल एसीएस आए, तो हम तो चाहते थे कि आप हमसे बात करें, लेकिन आपने कभी हम लोगों से बात करना ही उचित नहीं समझा और हमसे सिर्फ बाथरूम की फ़ोटो, दीवार है या नहीं है, पेंट है या नहीं है, बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना है कि नहीं पहना है, खिचड़ी कैसी बनी है, ये सब भी ज़रूरी था सर। लेकिन उसके साथ ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हम बच्चों का एकेडमिक एनालाइज करके उस पर एक फॉर्म बना क्रिएट होता और उस पर काम होता। लेकिन एक नॉर्मल सी सैलरी पाने वाला एक टुच्चा सा कर्मचारी एक बड़े पदाधिकारी को कैसे ज्ञान दे सकता था, कैसे बता सकता था? ये तो उसके शान में गुस्ताखी वाली बात थी सर। और अभी भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप पूरी सख्ती से जिन लोगों ने गलत किया है उस पर कार्रवाई करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। लेकिन उन तमाम लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारे बीपीएम सर, हमारे डीपीएम सर, हमारे तमाम पदाधिकारी और हमारे जितने भी कर्मचारी साथी, उनको बाहर मत निकालिए सर। हम यूथ हैं, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम लोग ऑलरेडी सर बीएड किए हुए हैं। हम लोगों को बताइए, आप गाइड करिए, हम आपके गाइडेंस में हम पूरा सहयोग करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए। बस यही कहना था सर। और बात चाहे पीबीएल की हो, चाहे हैंडस डेज रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल की हो, इसकी जांच ग्रास रूट पर होनी चाहिए, पूरी वीडियो ऑडियो के साथ होनी चाहिए। तब एक प्रेशर, एक इस लेवल का प्रेशर क्रिएट होगा कि जिससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा और हम एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर बना सकते हैं। और शायद इस वीडियो के आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो बनाने का
जो खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है, वो बात मुझे पता है, उस चीज़ को मैंने झेला है। लेकिन फिर भी मैं ये वादा करता हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट में रहूँ या ना रहूँ, मैं आखिरी सांस तक मैं ये प्रण लेता हूँ आज सोशल मीडिया के माध्यम से कि जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, तब तक एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ने वाला, चाहे मैं डिपार्टमेंट के अंदर रहूं या नहीं रहूं। और इसकी बेहतरी के लिए सबसे बढ़ चढ़ करके मैं योगदान देता रहूंगा, क्योंकि उस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा उनका बच्चा है जो इस देश को की अर्थव्यवस्था को चलाने में चक्के की तरह पिसे जाते हैं। ये उनके बच्चे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।